चलिए दोस्तों, अब हम सीए इंटरमीडिएट में मटेरियल कॉस्ट का जो अपन ने टेस्ट लिया था उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों मटेरियल कॉस्ट का जो चैप्टर था उसमें आपको 5 मिनट्स का रीडिंग टाइम था और 30 मिनट्स का सॉल्विंग टाइम था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको इस 30 मिनट्स को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए और आपको तो पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए। बस 30 मिनट्स तक जितना हो पाया वहां पर एक मार्क लगा देना चाहिए, ताकि मार्क जब आप खुद का मार्क्स दोगे आप अपने आप को, तो वहीं तक के मार्क्स देंगे जो आपसे 30 मिनट्स में हो पाया। लेकिन सोल्यूशन तो हम पूरा ही करें ताकि हमें मालूम तो चल जाए कि कॉन्सेप्चुअली हम करेक्ट हैं या नहीं। ओके, इसमें 3 क्वेश्चन है। एक था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिलेटेड था कि आखिर मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है उससे, है ना। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए थे, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज लेवल, और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट था जो कि हिडन था, वो इनडायरेक्टली टेस्ट हो ही रहा था। फिर इसके बाद इसके अंदर एक और था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एबीसी से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आखिर ये क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा। ओके, स्काई एंड कंपनी एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी। दोस्तों बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं? नहीं, अनरजिस्टर्ड, राइट। इसका मतलब है कि अगर ये किसी से भी गुड्स खरीदेगा तो सामने वाला इससे इनडायरेक्ट टैक्स तो लेगा ही लेगा, यानी जीएसटी तो लेगा ही लेगा सामने वाला। जैसे आप भी दुकान पर जाते हो, जैसे अपन किसी रेस्टोरेंट में गए तो जो बिल बनता है उसमें वो लोग हमसे लेते हैं ना जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, है ना, अपने को देना पड़ता है। लेकिन अगर अपना जीएसटी नंबर हो, अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो हम उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन अफसोस दोस्तों, बंदा कैसा है, अनरजिस्टर्ड है, तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब जीएसटी एक तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी कि यार ये तो मैंने पूरा ही पे करा है। ठीक है, ओके। परचेज मटेरियल फ्रॉम वाई लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो सामने वाला तो दोस्तों जीएसटी लेगा क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2 लॉट्स ऑफ 5000 यूनिट्स ईच ऑफ मटेरियल परचेज। ओके दोस्तों, यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। लॉट का साइज कितना है ये बताइए। 5000 यूनिट्स का लॉट का साइज है, और बंदे ने एक लॉट खरीदा, बंदे ने 2 लॉट खरीदे, 2 लॉट खरीदे, यानी बंदे ने कुल कितनी यूनिट्स खरीदी? बंदे ने कुल 10,000 यूनिट्स खरीदी। तो सबसे पहला तो कुछ स्टूडेंट यही मिस्टेक कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ 5000 यूनिट्स के लिए पूरा कैलकुलेशन कर दे। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 लॉट्स में 2 लिखा है या 2 लिखा है, 2 लिखा है, राइट। तो ये कभी कभी नजरों से ओझल हो जाता है। लिस्टेड प्राइस ऑफ 1 लॉट, एक लॉट कितने का है? 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000। उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल जाता है? 10%। मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा कॉस्टिंग कैलकुलेट करते वक्त। सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना लगता है? 12%, राइट। ये 12% आखिर किस पर लगेगा? 2,50,000 पर या आफ्टर डिस्काउंट पर? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट पर ही हम सरकार को टैक्स देते हैं, राइट। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%, एंड विल बी गिवन ओनली इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। ठीक है, क्या कैश डिस्काउंट को हम मटेरियल कॉस्ट निकालते वक्त माइनस करते हैं? नहीं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं है, फाइनेंशियल कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये वाला पॉइंट हमें कंप्लीटली इग्नोर करना था। ठीक है, टोल टैक्स हमने पे किया 5,000, काउंट करेंगे? यस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया 17,000, काउंट करेंगे? यस। डेमरेज पेड टू ट्रांसपोर्टर, डेमरेज का मीनिंग समझते हो? डेमरेज यानी कि अपन ने लेट लतीफी कर ली, उसके यहाँ 15 दिन तक माल पड़ा ही रहा, अपन उठाए नहीं गए। फिर जब गए तो उसने बोला भाई साहब अभी इतने और देने पड़ेंगे। हमने कहा ये किस बात के? उसने कहा कि इतने दिन तक आपने हमारी जगह ऑक्यूपाई करी, हमने संभाल के रखा ना। ओके, तो ये 5,000 जो है वो होते हैं डेमरेज। नहीं, जनरल नॉलेज से बताइए कि जो डेमरेज है वो हम ऐड करेंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि डेमरेज एक तरीके से पेनल्टी के नेचर का होता है, तो आप उसको अपनी नॉर्मल कॉस्ट मान के कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते हो। वो आपकी गलती, वो आप भुगतो, और डेमरेज को सीधे कहां लेकर जाओ? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में लेकर जाओ एबनॉर्मल कॉस्ट के नाम से। ठीक है, कमीशन और ब्रोकरेज जो आपने पे करी 10,000 वो हम ऐड करेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, 30,000 रुपया सामने वाले को डिपॉजिट किया। अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, सामने वाले ने 20,000 रुपए दिया, तो एक तरीके से हमारे नेट 10,000 रुपीज लग गए कंटेनर में, ये हम ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि गुड्स को यहां तक पहुंचाने के लिए वो खर्चा जरूरी था, तो वो हम ऐड करेंगे ताकि हम कस्टमर से ये पैसा भी रिकवर कर सकें। अदर एक्सपेंसेस हमारे कितने लगे? एट 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। यहाँ पर 2% ऑफ टोटल कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा कि जो अभी तक हमारी कॉस्ट आ रही है उसका, है ना, उसका 2% हम करेंगे, राइट, उसका कुछ करेंगे हम 2%। ओके,
20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। ओके, तो अब न जाने इनकी शॉर्टेज कितनी निकली है, लेकिन इनका कहना है कि जो 20% मटेरियल शॉर्टेज जितनी भी निकलती है उसका 20% किसकी वजह से होता है, नॉर्मल रीजंस की वजह से होता है। ओके, दी पेमेंट टू द सप्लायर वाज मेड विद इन 21 डेज। अरे वाह यार, हाँ ओके, पर अपने को इससे मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिले ना मिले हमारी कॉस्ट में तो वो माइनस नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज बाय स्काई। हमें क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी, कैसी, पर यूनिट ऑफ मटेरियल, ताकि शायद ये स्टोर्स लेजर के अंदर लिख पाए कि हमें इतनी यूनिट्स प्राप्त हुई है और पर यूनिट प्राइस इतनी है, ताकि वो इश्यू करते वक्त वो प्राइस से इश्यू कर दे। इज दैट क्लियर? ओके, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको शुरुआत में पर यूनिट नहीं चलना है, शुरुआत में तो आपको टोटलिटी में ही चलना है। हाँ जी, तो आप क्या बोलेंगे, 1 लॉट हमने कितने का खरीदा है, 2,50,000 रुपीज का खरीदा है। तो अपन ने तो कितने लॉट खरीदे दोस्त, 2 लॉट खरीदे, यानी अपने कितने रुपए लग जाएंगे, 2 लाख ना 5 लाख, राइट, 5 लाख रुपीज एक तरीके से क्या हो गई, ये हमारी हो गई लिस्टेड प्राइस। लेकिन इसमें से हम 10% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, यानी 50,000 हम माइनस कर देंगे, राइट। तो नेट नेट कितना बचता है, 4,50,000 बचता है हमारा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कुछ गलत है क्या, सही, ओके, 4,50,000 आ गया हमारा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ओके, हाँ जी, ये क्या है, ये लिस्टेड प्राइस, इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आ गई प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। हाँ, अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओके, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, 12%। तो हम कैलकुलेट कर लें इसका 12% सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। तो ये भी 6% और ये भी 6%, या तो दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हो या फिर दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हो। वैसे सेपरेट लिखना ज्यादा करेक्ट तरीका है, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बताया होगा कि व्यापारी जब भी बिल बनाएगा या इनवॉइस बनाएगा तो उसको एसजीएसटी का अलग से अमाउंट शो करना पड़ेगा और सीजीएसटी का अलग से शो करना पड़ेगा। बट अपन कोई इनवॉइस नहीं बना रहे, अपन तो अपनी इंटरनल कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो दोनों तरीके चलेंगे। हाँ जी, 4,50,000 का 6% कितना होता है, 27,000, यही होता है ना, 27,000, और ये भी कितना होता है, 27,000, राइट। ये हमने प्लस कर लिया। ओके, अब इसके बाद ये जोड़ लिया तो कितना आ रहा है, 5,04,000, 5,04,000। इसके अंदर और क्या क्या ऐड करते जाएंगे, टोल टैक्स। अच्छा, कैश डिस्काउंट को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पर इसको ऐसे ही इग्नोर करेंगे या नोट डाल के इग्नोर करना है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आप इस बात का भी नोट डाल सकते हो कि आखिर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों ऐड किया, क्योंकि बंदे को वो अनरजिस्टर्ड है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता, यानी एक नोट इसका डल जाएगा, एक नोट इसका डल जाएगा, ठीक है। ओके, टोल टैक्स कितना ऐड कर दिया आपने, 5,000। ये टोल टैक्स तो पर लॉट लगा होगा ना, ऐसा होता है क्या, वो मतलब टोल नाके पे वो आपके ट्रक में झांक के देखते कितने लॉट रखे, उस हिसाब से बाहर बिल फाड़ते हैं, तो सबका होगा, पूरा ही होगा ना। ओके, ठीक है, तो ऊपर क्योंकि ऑफ 1 लॉट दिया था इसलिए 2 लॉट से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। पर बाकी तो टोल टैक्स, फ्रेट एंड इंश्योरेंस होता अपन पूरे का ही मानेंगे कि पूरा जो भी आया, फिर 10 लॉट आते तो 10 लॉट का इकट्ठा होता, ठीक है। ओके, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड होता है क्या, हाँ, तो इसमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 17,000 ऐड कर देंगे। और इसके अलावा क्या डेमरेज ऐड करेंगे, नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या, नोट डाल के। फिर इसके बाद कमीशन एंड ब्रोकरेज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, कितना, 10,000, ठीक है। फिर इसके बाद वो भी ऐड कर देंगे, रिटर्नेबल का है ना, कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर कितना ले लेंगे, 10,000। अब इसके दो तरीके, या तो आप प्लस 30,000 करके -20 भी कर सकते हैं, सीधे नेट 10,000 लिख दो और ब्रैकेट में शो कर दो 30 -20, दोनों तरीके अलाउड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद एक आइटम और है जिसका हमें एडजस्टमेंट करना है, क्या है, अदर एक्सपेंसेस, लेकिन उसके लिए हमें पहले टोटल लगाना पड़ेगा। चलिए, तो आप यहां पर टोटल लगाइए, कितना आता है, 5,46,000। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम और क्या जोड़ देंगे इसमें, अदर एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, कितना परसेंट है अदर एक्सपेंसेस, 2%, राइट। उसको भी जोड़ देंगे, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, आप मुझे बताइए, यहां कितना आ जाएगा, 5,56,920, 5,56,920 आ रहा है, ठीक है, 5,56,920 आ रहा है आपका,
किसी का अलग आ रहा है तो अमाउंट बोलो ना कितना आ रहा है। टूल अच्छा आपने 1 लॉट लिया था तो आपने फ्रेट और ये पूरा पूरा ले लिया, आधा करा उसको, तो वो तो वहीं गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। कितने नंबर का है? 5 का है, 0 ही दो आप अपने आप को। हाँ इनकी माइनस मार्किंग करो। नहीं एक मिनट, गलत हो गया ना दोस्त, आपने 2.5 लाख ही ले लिया, तो क्वेश्चन जिस जाल में आपको उलझाना चाह रहा था ना, आप उलझ गए दोस्त। आपने आपने 2,50,000 से कर लिया क्या, और आपने ये बाकी सारे ऐसे ही जोड़ दिए। ओ तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। ये जो आपको उलझाने का क्रेडिट है ना, ये मुझे जाता है। देखना कैसे बताता हूं मैं आपको। ये अपन चले आईसीआई की वेबसाइट पर, स्टूडेंट्स, बीओएस, इंटर, कॉस्ट, अरे मैं कहां से भी ला सकता हूं। ओके ना रे वो तो आप ओके, ये देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी रहती कि मैं आईसीआई वाले ही क्वेश्चंस पूछूं, क्योंकि वही क्वेश्चन वो लोग भी पूछेंगे। लेकिन अब यहां पर देख पा रहे कि जो आईसीआई ने ओरिजिनल क्वेश्चन बनाया था उसमें उन्होंने क्या लिखा है, फॉर 1 लॉट ऑफ 5,000। नहीं, वन वन लॉट ऑफ 5,000 मतलब ईच की क्या जरूरत है, वो तो 1 लॉट है ना, पर मैंने उसको 1 लॉट को क्या कर दिया, 2 लॉट, ठीक है बस। और आप उस जो जाल बिछाया था उसके अंदर आप उलझ गए। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, यहां गलती होना चलेगा, वहां गलती हो जाए तो 6 महीने की सजा और 4,500 रुपए दोनों लगते। अच्छा एक और चीज, दूसरी चीज, यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के आगे उन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। लेकिन क्या अपने टेस्ट पेपर में मैंने लिखा क्रेडिट नॉट अवेलेबल? नहीं, वो आपको मालूम होना चाहिए कि बंदा अनरजिस्टर्ड है तो क्रेडिट आखिर कैसे लेगा। इज दैट क्लियर? तो ये कन्वीनियंस कुछ कुछ मैंने वहां से छीन ली थी आपसे, ठीक है। और कोई सा भी मैं एग्जैक्ट सेम नहीं पूछने वाला हूं। अगर मैंने एग्जैक्ट सेम पूछा तो उस क्वेश्चन का लेवल ही बहुत ज्यादा होगा, तो फिर मैंने और कोई लेवल बढ़ाया नहीं होगा, राइट। चलिए दोस्तों आ जाते हैं। हाँ तो जिसने ये 2,50,000 से किया वो तो गया, मतलब जिसने 250 से करा और ये पूरा पूरा ले लिया ना, वो प्लीज अपने आप को पहले अभी 0 मार्क्स दे ले। ओके हाँ जी, ये 5,46,000 आया है, और यहाँ कितना बता रहे थे टोटल, 556 920 का टोटल आप बता रहे हो। ओके ये नहीं है ऐसा, क्यों? आपने 5,46,000 लिया और अदर एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, 2% लग रहे हैं टोटल कॉस्ट के, तो आपने इसका 2% निकाल लिया होगा ना। कितना आया 5,46,000 का 2% कितना आया, है ना। ओके तो यहां पे ध्यान रखना कि 2% इसका नहीं लगेगा, क्योंकि क्या ये टोटल कॉस्ट है, ये है ही नहीं टोटल कॉस्ट। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो ये जो नीचे आएगा ना, नीचे आएगा ना, ये टोटल कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? तो अगर इसका 2% ये है, मतलब इसका 98% ये है, तो आपने क्या करना है, 5,46,000 को डिवाइड बाय 98% करना है, तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और इंटू 2% कर देना है तो वो आ जाएगा। 1 मिनट, है ना। यानी यहां पर एडजस्टमेंट देखना कैसा होगा, यहां पर उसका प्रेजेंटेशन आपको कैसा करना होगा। 5,46,000 डिवाइड बाय 98% और इंटू 2%, बताएंगे दोस्तों कितना आता है, 1 11 0 111 42.2, तो अपन डेसिमल 42 है ना, डेसिमल को अपन इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 है तो अपन 3 कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो अब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5,57,143, ये आती दोस्तों टोटल कॉस्ट, ठीक है। बोलो ओके। तो कुछ बच्चों ने यहां पे गलती कर दी होगी, है ना। जैसे कुछ बच्चों ने क्या गलती कर दी होगी कि डेमरेज ऐड कर लिया होगा, कुछ कुछ बच्चों ने ये भी गलती करी होगी, डेमरेज ऐड कर लिया, राइट। टेस्ट देने का फायदा है कि अपना सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाता है, और अपन एक ही टेस्ट पेपर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ टेस्ट कर लेते हैं, राइट। चलिए दोस्तों टोटल कॉस्ट आ गया 5,57,143। ओके अब ये जो कॉस्ट है, ये माना 5,000 यूनिट्स का कॉस्ट है, लेकिन कौन सी हमारी 5,000 यूनिट्स हाथ लगी,
शॉर्टेज आ गया ना। जो 20% शॉर्टेज है वो किसकी वजह से, नॉर्मल रीजंस की वजह से। तो अब जब आप डिवाइड करने लगोगे तो क्या डिवाइड बाय 5000 करोगे, नहीं, नॉर्मल कॉस्ट रहती है तो हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जो नॉर्मल लॉस की यूनिट रहती है उनको हटा देते हैं और फिर डिवाइड किससे करते हैं, 4000 से डिवाइड करते हैं। कुछ कहना चाह रहे, वेरी गुड, राइट। हम यहां पर 5000 से करेंगे या 10,000 से करेंगे, 10,000 यानी 4000 से करेंगे, 8000 से, 8000 से, राइट। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर कितनी आ जाएंगी, 8000 आ जाएगी। इज दैट क्लियर। कैसे आई 8000, 10,000 में से 20% क्या है, नॉर्मल लॉस। हाँ जी, डिवाइड बाय 8000 करते तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है, 69.64 आती है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। बोलो ओके। जिस किसी ने एग्जैक्ट सेम करा वो अपने आप को पूरे 5 में से 5 दे ले। ओके, ये 2% वाली मिस्टेक हो गई, ठीक है। ओके चलिए, तो अब अपन यहां पर मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि आपकी मार्किंग स्कीम आखिर क्या रहेगी। ओके, तो सबसे पहला तो ये जिसने ये 5 लाख करेक्ट लिखा है वो अपने आप को 1 मार्क दे ले, क्योंकि कुछ बच्चे तो यहीं से जाएंगे 2.5 लाख पैसे ही जाएंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहला तो 1 मार्क हमने अपने आप को इसके लिए दे दिया। ओके, अगर आपने 5 लाख लिखा है तो 1 मार्क दे दीजिए, मतलब आपने 2 लॉट्स का एडजस्टमेंट करेक्ट करा है। दूसरा 546 तक अगर आप पहुंच गए तो आप अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। अगर आपने इसमें बीच में वो डेमरेज वेमरेज कर दिया ना तो गया ये वाला मार्क और इसके नीचे वाले भी सारे गए, ठीक है। ऐसा ही होता है कॉस्टिंग में, एफएम में, एक गलत तो उसके नीचे के सब गलत, ठीक है। चलिए, तो अगर आप 546 तक पहुंच गए, इन बाधाओं का आपने पार कर लिया तो 1 मार्क और दे दीजिए। ओके, फिर इसके बाद अगर आपने ये टोटल कॉस्ट करेक्ट निकाल लिए तो आप अपने आप को 1 मार्क और दे दीजिए, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे 2% का एडजस्टमेंट गलत कर देगा वो ये गलत कर देगा। ओके, फिर इसके बाद अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर 8000 करेक्ट लिखी है तो आप अपने आप को 1 मार्क और दे दीजिए, नहीं तो कोई बच्चा 5000 माइनस 10% करके 4000 कर देगा। और फिर अगर आप यहां तक पहुंच गए तो 1 मार्क और दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये नंबर टैली हो गया 1 मार्क, ये और टैली हो गया 1 और मार्क, ये टैली ये टैली ये टैली 5 मार्क, ठीक है। चलो ओके, किसी का हुआ कंप्लीट करेक्ट, 3 मार्क्स आए। ओके चलिए, अच्छा यही मैं उनका वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता ना तो बहुत सारे बच्चे 5 में से 5 तक पहुंच जाते। ओके, चलिए, अब हम आ रहे हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। अरे हाँ, नोट्स के एक्चुअली मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं रहेंगे, बट इट इज कस्टमरी कि आप नोट्स लिखकर आएंगे। नोट्स किस किस के बारे में लिखेंगे कि एसजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, राइट। कैश डिस्काउंट हम नहीं करते हैं क्योंकि इट इज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, जो हमने क्लास में नोट लिखते थे वो लिखना है। डेमरेज क्या है, इट इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी एंड हेंस इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कॉस्ट, इट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू दी कस्टमर, ठीक है। और एक और नोट यहां पर लिखा जा सकता है, वो है शॉर्टेज के लिए, बिकॉज दिस शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, देयरफॉर इट शुड बी डिडक्टेड बिफोर डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। पी लिमिटेड यूजेस अ स्पेशल रॉ मटेरियल फॉर, इससे उम्मीद है ना फिर भी P Limited uses a special raw material for production of product X। अच्छा एक मिनट, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो जो मैं टेस्ट पेपर में लेवल पूछ रहा हूं ना उससे कम ही पूछेंगे। आपकी मेरी पहले ही दिन बात हो गई थी कि हम थोड़े से ऊपर लेवल पर ही जाकर बात करेंगे ताकि एग्जाम का पेपर हमें लड्डू लगे, इजी लगे, ठीक है। ओके, P Limited uses a special raw material for, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी है आईसीआई के ही सोर्सेस से, लेकिन उसके अंदर मैंने ट्रिक प्ले कर दी, कुछ डेटा मैंने चेंज कर दिया जिससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, पी लिमिटेड यूजेस ए स्पेशल रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। The relevant monthly data for consumption of raw material are given below. Particulars, normal usage कितना है इनका 180, मिनिमम और मैक्सिमम भी दे रखा है। रीऑर्डर पीरियड कितना है 2 से 3 महीने। कैरिंग कॉस्ट है 25 रुपया पर यूनिट पर एनम और ऑर्डरिंग कॉस्ट 3000 पर ऑर्डर। अच्छा एग्जाम में ध्यान देना कि पर यूनिट पर एनम लिखा है या पर यूनिट पर मंथ लिखा है, क्योंकि हम जो कैरिंग कॉस्ट लेते हैं वो कैसी लेते हैं, पर यूनिट पर एनम ही लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। ओके, इसमें से फर्स्ट के 2 मार्क्स है, इसका 1 मार्क है, इसका 2 है और इसका 1 है। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं रीऑर्डर लेवल की। दोस्तों रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताएं क्या होता है।
मैक्स इंटू मैक्स, रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैक्स इंटू मैक्स, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बोलो। ओके, तो रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम यूजेज कितना है? 270 यूनिट्स है। ओके, और हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 3 मंथ्स। इज दैट क्लियर? सो 270 इंटू 3 कितना आता है? ये 810 यूनिट्स आता है हमारा रीऑर्डर लेवल। इज दैट क्लियर? हाँ, ये करेक्ट है ना? हाँ हाँ, 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। यस ओके। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का आप मुझे फॉर्मूला बोले क्या होता है? ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। ठीक है, ओके। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, यहां पर एवरेज यूजेज और एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ओके, रीऑर्डर लेवल कितना है दोस्तों? 810 यूनिट्स, और उसमें से माइनस कर लेंगे एवरेज। एवरेज यानी नॉर्मल यूजेज, 180 इंटू कितना? 2.5 मंथ्स। कितना आता है? 360 यूनिट्स आता है हमारा मिनिमम लेवल। इज दैट क्लियर? ओके, ये और करेक्ट है तो 1 मार्क और, है ना? फिर इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, राइट? यहां पर मिनिमम इंटू मिनिमम मतलब मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, रीऑर्डर लेवल कितना है? 810, 810। ओके, मिनिमम यूजेज कितना है? 90 यूनिट्स, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 2 मंथ्स। हाँ, आपको एक चीज और क्या चाहिए? रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या क्वेश्चन ने रीऑर्डर क्वांटिटी दी है? नहीं। तो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, और जो इकोनॉमिक आएगी उसी हम ज्यूम कर लेंगे कि यही आप समझदारी दिखा रहे होंगे और रीऑर्डर कर रहे होंगे। ओके, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे? ईओक्यू का कैलकुलेशन करेंगे। ईओक्यू का हम फॉर्मूला लगा देंगे 2AO अपॉन सी। ओके, तो दोस्तों 2 हमने लिखा, हाँ, इनटू क्या करना है? ए कितना ले लिया आपने? 2160 ले लिया ए। ऐसा कैसे? अच्छा, ए का मतलब क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, वो आप कैसे निकालेंगे कि इन्होंने, आप कैसे निकालेंगे? वो नॉर्मल यूजेज के हिसाब से निकालेंगे कि भाई हमारा नॉर्मल यूजेज कितना होता है? 180 यूनिट्स का हमारा नॉर्मल यूजेज होता है। ओके, और ये जो डेटा है वो कैसा है? मंथली है। तो मंथली अगर 180 यूनिट इंसान को लगती है तो साल भर में कितनी लगेगी? 2160 इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2160 यूनिट्स लेंगे इनटू ओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 3000 डिवाइडेड बाय सी, कैरिंग कॉस्ट 25 है पर यूनिट पर एनम। कितना आता है? 720, 750 आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये 750 करेक्ट है तो इसका 1 मार्क है। ठीक है, ये 750 करेक्ट है तो इसका 1 मार्क है। जैसे ऊपर 810 करेक्ट था तो उसके 2 थे, 360 का 1 है, नीचे 720 का 1 है, और यहां जो अभी करेक्ट आंसर आएगा उसका 1 होगा। ठीक है, हाँ जी। यहां पर रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी लिख लेंगे? 720। आंसर कितना आता है? 1350 यूनिट्स आता है। ये करेक्ट है, इसका 1 और मार्क, यानी कुल मिला के 2 मार्क हो गए इस पॉइंट के मैक्सिमम लेवल के। ओके, फिर इसके बाद क्या निकालना है? एवरेज लेवल। एवरेज लेवल निकालने का एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तो क्या है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 कर दो, या फिर एक और फॉर्मूला एवरेज का होता है कि हम देख लो कि हमारा मिनिमम लेवल कितना है ना, और प्लस क्या कर लो? हाफ ऑफ। ये भी है ना एक फॉर्मूला, दोनों में ये भी है ना शायद। ओके, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, दोनों से जो आंसर आएगा दोनों करेक्ट माने जाते हैं। ओके, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम यानी कि 360 प्लस 1350 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 855 यूनिट्स। अगर इससे आया है तो भी करेक्ट कर लीजिए 1, या फिर इससे आया हो तो इसमें मिनिमम लेवल कितना है? 360 प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी यानी हाफ ऑफ 720। इससे कितना आएगा? 720 आएगा। तो इससे भी करा हो तो इससे भी आप अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। तो इसमें आए होंगे 6 में से 6 कुछ स्टूडेंट्स के, पूरे 6 में से 6, है ना? ओके, तो मतलब इसमें अपने वो सारे लेवल्स वाले ईओक्यू का कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम कहां पर? क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये है एबीसी से रिलेटेड, राइट? एबीसी इन्वेंट्री प्लान से रिलेटेड। MM Limited has provided the following information about the items in its inventory. आइटम कोड नंबर दे रखे उनको, यूनिट्स दे रखी है, और यूनिट कॉस्ट उन्होंने हमें दे रखी। MM Limited has adopted the policy of classifying the items constituting
15% और अबव ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज ए कैटेगरी, यानी इनका कहना है कि हम सबसे पहले हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेंगे एक तरीके से, और उस वैल्यू का कितना परसेंट, 15% से ऊपर जिस भी आइटम की वैल्यू रहेगी वो सब कौन, ए। आइटम्स कंस्टिट्यूटिंग 6% और लेस ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज सी, यानी जो आइटम्स का वैल्यू टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू के 6% या उससे कम होगा वो सब सी, इसका मतलब बचे हुए सब बी। You are required to rank the items on the basis of percent of total inventory cost। सबसे पहले एबीसी नहीं करना है, सबसे पहले रैंकिंग निकालनी, राइट। तो दोस्तों रैंकिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी यूनिट कॉस्ट का टोटल लगा देंगे। हाँ, क्या कर तो नहीं दिया आपने ऐसा, यूनिट कॉस्ट का टोटल वोटल तो नहीं लगा दिया, हाँ इंटू करेंगे फिर, हाँ 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 ओके ठीक है। यूनिट्स इनटू हम क्या करेंगे, यूनिट कॉस्ट, तो ये क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, ओके। तो ये आ जाएगा 1250, ये आ जाएगा 300, फिर ये आ जाएगा 4000, 600, 450 और 900, इन सब का टोटल आएगा 7500। अब रैंकिंग देने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज। परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, 1250 डिवाइडेड बाय 7500 एंड सो ऑन, ओके। तो ये आ जाएगा कितना, 16.67%। फिर कितना आ रहा है 4, फिर 53.33%, ओके, फिर 8%, फिर 6%, देन 12%। इज दैट क्लियर, ये लिख दिया। हाँ, अब इसके पड़ोस में सबसे आखिरी में यहां पर हमें रैंकिंग्स देनी होंगी। इज दैट क्लियर, मेरे पास वहां रैंक की जगह नहीं तो मैं यहां दे देता हूं रैंक, ओके। रैंकिंग्स में फर्स्ट रैंक किसको जाएगी, इसको जाएगी 53.33 को। सेकंड रैंक किसको जाएगी, 16.67 को। थर्ड रैंक जाएगी 12 को, फोर्थ रैंक 8 को, फिफ्थ रैंक 6% को, और सिक्स्थ रैंक जाएगी किसको, 4% को जाएगी। इस है ना, 6 ही है ना आइटम्स, हाँ। तो सिक्स्थ रैंक, डायरेक्ट एबीसी दे दिया तो गलत हो गया। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में मार्क्स किस चीज के दिए, रैंक दी आइटम्स, तो आपने पहले रैंक देनी है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्लासिफाई करना आइटम्स, ठीक है ना। परसेंटेज में आपका कुछ गलत हो गया, कैसे गड़बड़ हो गई मतलब, हाँ 1275 कर दिया और डिवाइडेड बाय 7500 कर दिया, तो ये थोड़ा सा 16.67 से अलग आ गया। तो यूजुअली क्या होता है, इन चीजों के मार्क्स नहीं कटते हैं, मतलब उनके चेकिंग स्कीम में ये होता नहीं है ना। रैंकिंग से ये आ गई तो आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये आपकी सारी रैंक्स करेक्ट हो तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिए, और जिन्होंने रैंक्स ही नहीं दी उनके ये वाले मार्क्स गए, ठीक है। तो अगर आपने रैंक्स करेक्ट दिए तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे। भाई जो पूछ रहे हो वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो पूछ रहे हो उसके तो मार्क्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये 2 मार्क्स आपको रैंक देने के, अगर आपकी रैंक्स करेक्ट है तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिए, ओके। फिर इसके बाद क्लासिफाई द आइटम्स इनटू एबीसी, ओके। तो दोस्तों एबीसी में अब हम कैसे दे देंगे एबीसी, तो जो 53.33 वाला है वो कहां जाएगा, ए में। 16.67 भी कहां जाएगा, ए में, क्योंकि दोनों ही 15% से ऊपर है, ओके। अब 6% या उससे नीचे ढूंढो, तो एक तो ये सी में जाएगा और ये सी में जाएगा, है ना, और बचे हुए दोनों कहां पर जाएंगे, बी में जाएंगे। इज दैट क्लियर, बोलो, ओके। अगर ये भी करेक्ट हो तो आप अपने आप को 2 मार्क्स और दे दीजिए, ठीक है, बोलो, है ना, चलेगा, वो इग्नोर हो जाता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ना, हाँ यार। ए कैटेगरी में 4000 एंड अबव ऐसा कहां लिखा है, अच्छा ये जैसे परसेंटेज वाइज में करा, हाँ ओ ओके। चलिए, तो आपका कहना है कि जब हमने क्लास में क्वेश्चन किया था तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया था कि अगर इतने रुपए से ऊपर हो तो ए कैटेगरी, इतने रुपए से कम हो तो बी और सी, है ना, हाँ। पर वहां उन्होंने उस क्वेश्चन में रुपए लिखे हुए थे, उस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना रुपए लिखे हुए थे।
इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज से ही जाना पड़ेगा, इज दैट क्लियर? फिर रुपीस से नहीं जाएंगे, है ना। तो आपने क्या परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं किया, किया है, रैंक भी दे दी, ओके। पर ये करने का क्लासिफाई दी आइटम्स नहीं, तो ये दिया ना कि ए कैटेगरी में कैसे क्लासिफाई करेंगे परसेंटेज। पर क्या आपके ये एबीसी सही आ गए क्या, या गलत आ गए होंगे? अच्छा, आपने ऐसा कर दिया कि आपने 7500 का 15% निकाल दिया। अगर ऐसा भी करते तो भी चलता, इस 7500 का 15% निकाल लो और देख लो वो कितना अमाउंट आ रहा है, और उस अमाउंट से ऊपर वाले ए में डाल दो, है ना। तो अगर आपके क्लासिफिकेशन गलत है तो फिर आपको इसकी प्रोपोर्शनेट मार्किंग करनी पड़ेगी, यानी 6 क्लासिफिकेशन है, मान लो 6 में से 3 सही है तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। 6 में से 4 सही है तो 1.5 मार्क मिलेंगे, 5 सही है तो भी 1.5 मार्क मिलेंगे, इज दैट क्लियर? और 6 सही है तो पूरे 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मार्किंग कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों, ये हमने मिडिल कॉस्ट का के चैप्टर का टेस्ट का डिस्कशन कंप्लीट किया, ओके।